हेलो एवरीवन। मेरा नाम नजीब खान है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज़ में ये मेरा 24वां लेक्चर है या ये मेरी 24वीं वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 41 के बारे में। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मेरे कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कंप्लीट लेक्चर्स, जिसके अंदर हम एक एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं, वो आपको मेरी ऐप के ऊपर मिल जाएगा और मेरी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देखिए, अब सेक्शन 41 जो है डील करता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग सरल से शब्दों में समझते हैं कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर का मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करें, आपको बेचें, मॉर्गेज करें, लीज पे दें। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर यानी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा। ओनर कौन होता है? ओनर का मतलब मालिक, स्वामी। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबल का मतलब हुआ कि जो अपीयर हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है एज अ ओनर, लेकिन वो रियलिटी में ओनर नहीं है। यानी कोई इंसान दिख रहा है कि किसी प्रॉपर्टी का वो मालिक है, लेकिन रियलिटी में वो मालिक नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाना ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, जो देखने में मालिक लग रहा है, देखने में स्वामी लग रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई, अगर कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तो उसको कैसे ट्रांसफर कर सकता है? एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि कोई प्रॉपर्टी का मालिक दिख कैसे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान को अलाउ कर देते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी को इस तरीके से ट्रीट करे कि दुनिया उसी को ओनर जाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि लोग ब्लैक मनी के चक्कर में और अपनी प्रॉपर्टीज को छुपाने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से खरीद लिया कि दुनिया को लगे कि भाई वो मालिक है। जब आप जाके देखेंगे, सारी इंक्वायरीज करेंगे किसके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर है, तो आप पाएंगे कि जिसके नाम उन्होंने खरीदा है, सारी चीजें हैं उसी के नाम है। लेकिन पैसा किसने दिया है? पैसा किसी और इंसान ने दिया। सपोज डेट कि हम आपके नाम से प्रॉपर्टी खरीद लें, पैसा हम ही ने दिया, खरीदा आपके नाम से है। दुनिया को क्या लगे कि आप ओनर, असल में ओनर हम हैं। हमने पैसा बचाने के लिए, प्रॉपर्टी छुपाने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया? आप ऑस्टेंसिबल ओनर हो गए कि देखने में आप लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो हम ओनर हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? तो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। भाई, आपके पास टाइटल डीड आ गई। अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी हमने खरीद ली तो आपके पास टाइटल डीड आ गई। आप एक तरीके से, आपका नाम तो चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें गौर फिक्र करी जाएगी, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, डिटेल में जाएंगे, तो पता चलेंगे कि एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, सिर्फ आपके नाम से खरीदी हुई है। अब देखिए, जब आपके नाम से वहां पे हमने खरीदी है, तो आप पता चले उठा के किसी को बेच दें, तो हम प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकते हैं वहां पे। भाई, ये जो सेल हुई है ये वैलिड सेल नहीं है, हम जो ट्रांसफर हुई इसको चैलेंज कर दें, ये गलत है, आप अथोराइज नहीं थे, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तब क्या होगा? सेक्शन 41 इस चीज के ऊपर डील करता है। उसके साथ साथ बहुत बार और भी केसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक केस था 1912 के आसपास का। उसमें क्या हुआ कि सपोज डैट कि मेरा एक मकान है, हम अपने मकान में रहते हैं। हमने ये प्लान किया कि ऐसा है कि हम जा रहे हैं इंग्लैंड, हम जा रहे हैं इंग्लैंड, आप मेरे रिश्ते में आते हो, आप मेरे एक रिश्ते में लगते हो कुछ। हमने आपसे कहा कि यार मैं जा रहा हूं इंग्लैंड में, ऐसा है मेरे मकान में आप आके रहने लगो, हम जब आएंगे तो हम अपना मकान ले लेंगे आपसे, आप आके रहिए, देखभाल करिए मकान की। हम चले गए इंग्लैंड, आप मकान में आके रहने लगे। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। हमने ये कहा था कि 1-2 साल के अंदर हम वापिस आ जाएंगे। कई साल बीत गए, हम अभी तक नहीं आए। अब 1912 की बात है, कोई फोन वगैरह था नहीं, तो अब आपसे मेरी कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। अब आपके दिमाग में जो भी सूझा हो, आप गए और जहां पे प्रॉपर हाउस टैक्स जमा होता था वहां पे जाके आपने अपना नाम चढ़वा लिया। एक एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कहां चला गया हूं, मेरा नाम चढ़वा दीजिए। आपका नाम चढ़वा दिया गया। और जब आपका नाम चढ़वा दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 4-5 साल बीते थे, फिर आपने कुछ ही वक्त के बाद उस प्रॉपर्टी को उठा के किसी और को बेच दी।
अब जिस इंसान को बेचा आपने, अगर गौर से देखा जाए तो आप एक ऑस्टेंसिबल ओनर ही हैं। आपका टाइटल जो है वो परफेक्ट नहीं है, आपका टाइटल परफेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ आपको कुछ वक्त के लिए रहने के लिए दिया था मकान। हम चले गए थे इंग्लैंड, भाई कुछ वजह से हम वहां पे और रुक गए, हमारा स्टे ज्यादा हो गया वहां पे। अब वहां से जब हम वापस आए, हमने चैलेंज कर दिया कि ये कैसे बेच सकते हैं, तो ऑथोराइज ही नहीं है बेचने के लिए। अब जिस इंसान बंदे ने खरीदा, उसने जांच पड़ताल करी थी, उसने जाके देखा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह में और म्यूनिसिपैलिटी में, हर जगह जाके देखा तो आपका नाम लिखा हुआ था, जहां हाउस टैक्स जमा होता है आपका नाम लिखा हुआ था। अब क्या होगा, सेक्शन 41 उसी चीज को डील करता है। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, जो देखने में लग रहा हो ओनर, उस जगह पे क्या किया जाएगा। हम एक इसको सम अप कर देते हैं सेक्शन 41 को, फिर ये हम लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 41 का कहना सीधे से शब्दों में यही है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे को एक्सप्रेस तौर पे या इंप्लाइड तौर पे कंसेंट देता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे, फिर उसके बाद अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए किसी और को बेच देता है, अब उसके साथ शर्त यह है कि जिसको बेचता है वो इंसान ने गुड फेथ में और रीजनेबल केयर करके इंक्वायरी करने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो फिर बाद में हम उस प्रॉपर्टी को जो बेचा गया है, ट्रांसफर हुई, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हम उस ट्रांसफर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये कहता है सेक्शन 41। तो यानी एक तरीके की ये प्रोटेक्शन है ट्रांसफरी के पास। तो सेक्शन 41 के अंदर अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यानी जो मेन ओनर है वो चैलेंज कर सकता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को, ये ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1988 के अंदर एक बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आया। बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट मतलब कि बेनामी का मतलब कि बिना नाम की कोई प्रॉपर्टी, बिना नाम की प्रॉपर्टी, इसी से ये बेनामी बना है, बेनामी ट्रांसैक्शन। क्योंकि इस तरह के ट्रांसैक्शन बहुत होते थे कि लोग जो है प्रॉपर्टी किसी और के नाम से खरीद लें, तो ये एक एक्ट लाया गया 1988 में। इस एक्ट ने क्या कहा कि ये जो बेनामी ट्रांसैक्शन है, कि जहां प्रॉपर्टी आपके नाम पे खरीद रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, इस तरह के ट्रांसैक्शन को इसने प्रोहिबिट कर दिया। तो यानी अब इस बेनामी ट्रांसैक्शन जो एक्ट है 1988, उसके आने के बाद अब अगर कोई इंसान चैलेंज करता है सेक्शन 41 के अंदर उस ट्रांसफर को, तो जो ऑस्टेंसिबल ओनर होगा उसको रियल ओनर ट्रीट किया जाएगा इस एक्ट के आने के बाद। तो यानी उस एक्ट ने सेक्शन 41 को मॉडिफाई कर दिया है। तो अब हम लोग सेक्शन 41 को असल में उस एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे जो उस एक्ट के अंदर लिखा है, ठीक है। अब उस एक्ट के लागू होने के बाद से पहले के जो मामलात हैं, क्योंकि ये एक्ट जो था ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, तो पहले के मामलात को हटा के इस एक्ट के लागू होने के बाद से जो ऑस्टेंसिबल ओनर होगा उसको हम लोग रियल ओनर ट्रीट करेंगे। देखिए, एक बार हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, क्या लिखा हुआ है सेक्शन 41 में। जो चीज अभी हमने आपको बताया है उसी चीज को दिमाग में रख के अब जब हम इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए, वेयर विद द कंसेंट, वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड, मान लीजिए कि हम ओरिजिनल ओनर हैं, जहां मेरी कंसेंट से, वो कंसेंट चाहे एक्सप्रेस तौर पे हो या इंप्लाइड तौर पे हो, खुले तौर पे दिया हो आपको कंसेंट, या इंप्लाइड तौर पे कि मेरे सामने ट्रांसफर हो रही, मैं खामोश हूं, मेरी रजामंदी है एक तरीके से कंसेंट। हाँ, हालांकि कंसेंट वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, फ्रॉड ना किया गया होना चाहिए, फोर्स नहीं किया गया होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन। अगर उसको वो ट्रांसफर करता है, सपोज दैट कि आप ऑस्टेंसिबल ओनर हैं, हमने आपको अलाउ किया मेरी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करिए। अब अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं फॉर कंसिडरेशन, यानी जो प्रॉपर्टी अब आप ट्रांसफर करोगे वो कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए, कुछ प्रतिफल के साथ होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बिना कंसिडरेशन के नहीं, जैसे गिफ्ट में दे दिया। अगर आप गिफ्ट में दे देंगे तो फिर ये सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होगा और जो ओरिजिनल ओनर होगा वो उसको कैंसिल कर सकता है, यानी वो उसको चैलेंज कर सकता है। तो यहां पे क्या चीज है सेक्शन 41 के लागू होने के लिए कि सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर
द सेम फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। कंसिडरेशन के साथ कौन से ट्रांसफर होते हैं, जैसे सेल, बेचना, एक्सचेंज, मॉर्गेज, लीज, ये कंसिडरेशन के साथ होते हैं। द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल, तो अब अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर किया तो ये वॉइडेबल नहीं होगा। ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथोराइज, इस ग्राउंड पे कि ट्रांसफर तो ऑथोराइज था ही नहीं उसको बेचने के लिए। प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी, जिसको आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर, ट्रांसफरी ने इसकी रीजनेबल केयर करी, टू एसरटेन दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफरर। अब जिसको आपने ट्रांसफर किया उसने एक रीजनेबल केयर करी, यानी उसने एक इंक्वायरी करी, इस पे जांच पड़ताल करी कि क्या भाई आपके पास पावर है भी कि नहीं ट्रांसफर करने का, उसने एक रीजनेबल केयर करी हो, टू एसरटेन दैट द ट्रांसफर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर। इसके साथ साथ एक्टेड इन गुड फेथ, एक गुड फेथ में, ईमानदारी से उसने एक्ट किया हो। ऐसा ना हो कि उसको पहले से पता हो कि ट्रांसफर जो है एक्चुअली में ऑस्टेंसिबल ओनर है, इसका टाइटल डिस्प्यूटेड है, प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। लेकिन कभी कदार होता नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो रिस्क ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, जान रहे हैं कि सामने वाली की नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, चलो खरीद लेते हैं। तो यहां पे माना जाएगा कि वो गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सेक्शन 41 कहता है, जिसको हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक बार आते हैं कि ये जो बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है 1988, ये अमेंड भी हुआ है अभी हाल ही में। तो अब इसके अंदर क्या क्या मेन बातें लिखी हुई हैं। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर अंडर सेक्शन 41 ऑफ टीपीए इज नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट 1988, ये इसका पूरा नाम है।